कैसे दोस्तों, आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक लास्ट क्लास तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की भी थी और समझा भी था। हम लोग जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हम लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर ली कि आखिर जीवाणु इतना विभिन्नता क्यों दिखाता है। दोस्तों, जीवाणु के बारे में अगर बात की जाए तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से जीवाणु को पढ़ लिया, मगर अब जरा हम अगर एक स्टेप और आगे चलें तो जीवाणु के बाद एक चीज और आती है जो बहुत ही विशिष्ट है, और दोस्तों वो चीज है कवक। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में, इस चीज के बारे में कि आखिर जो कवक होता है वो क्या होता है। दोस्तों, कवक एक नॉर्मल संरचना है, एक साधारण संरचना जो आपको लगभग किसी भी जगह दिख सकती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। घर पे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आपके मम्मी पापा आपसे कहते भी हैं कि बेटा अचार के अंदर पानी वाली चम्मच मत डालना सरसों के अचार में, क्योंकि उसका एक मतलब है। दोस्तों, याद रखिएगा, प्रकृति में सबसे ज्यादा कहीं पे अगर संक्रमण हो सकता है ना, कहीं पे अगर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति ज्यादा देखी जा सकती है तो वो एक ही जगह है, और वो एक जगह क्या है? वो एक जगह है जल। जल के अंदर जितना सूक्ष्म जीव मिल सकता है ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। हम लोग ऐसा बोलते भी है कि जल के अंदर लगभग 1 मिलियन के आसपास आपको सूक्ष्म जीव मिलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, नग्न आंखों से तो हम देख भी नहीं सकते, और जब हम उसे नग्न आंखों से देख नहीं सकते तो इसका मतलब वो इतने छोटे होंगे कि कहीं ना कहीं आप सूक्ष्म जीवों की संख्या को आप एक संख्या में तो नहीं देख सकते, मगर जब बहुत सारी संख्या में उपस्थित हो तब आप उसको आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आप सूक्ष्म जीव की संख्या के बारे में कभी भी बात करें तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हम लोग कवक को भी देख सकें। आप लोगों ने देखा होगा कई बार अचार में, मुरब्बे में, रोटी में, ब्रेड में कुछ व्हाइट क्रीम से कलर का, कुछ सफेद से रंग का कुछ परत सी, जालिका रूपी परत बन जाती है दोस्तों। और दोस्तों, यही जालिका रूपी परत क्या होती है? कवक। यानी कि अचार में, मुरब्बे में, रोटियों में, ये रोटी जो अपन खाते हैं इसमें, ब्रेड में, इन सब में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी एक जालिका के समान संरचना बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कवक, ये फंजाई। तो देखा जाए तो ये कवक जिसे हम फंजाई बोलते हैं ये होता है यूकेरियोटिक, और एक जालिका के समान संरचना बनाता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? यूकेरियोटिक संरचना है। और जो दोस्तों दूसरी बात है, वो दूसरी बात क्या कि ये आपको ज्यादातर मृत पदार्थों पर मिलेगी और उपस्थित होती है दोस्तों। इसलिए हम इसे एक नाम और बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मृतपोषी। इंग्लिश में बोला जाता है सैप्रोफाइटिक। दोस्तों, देखा जाए तो ये मृतपोषी है। मृतपोषी का मतलब जो मरे हुए या जो भी पड़ी हुई चीज होती है ना, उसके ऊपर मिल जाते हैं। देखा जाए तो प्रकृति में बहुत बड़े अपघटक के रूप में कार्य करते हैं दोस्तों। किसके रूप में? अपघटक। दोस्तों, अपघटक का मतलब होता है डीकंपोजर, यानी कि एक बहुत बड़े अपघटक या डीकंपोजर के रूप में कार्य करते हैं। पता है ये अपघटक या डीकंपोजर क्या होता है? दोस्तों, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो भी आपको दिखती है, जैसे कोई भी अगर कोई जानवर मर जाता है तो उसके बाद आप देखते होंगे कि थोड़े दिन बाद वो जानवर वहां से खुद ही गायब हो जाता है। इसके दो मतलब हैं दोस्तों। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो जानवर है वो जानवर किसी जो संस्था है उस संस्था की तरह वहां से उठा लिया गया, या फिर एक दूसरी चीज होती है जो बहुत बड़ी है। दोस्तों, हर जगह तो संस्था नहीं पहुंच सकती, नगर परिषद जिसे हम कहते हैं, तो वहां पे एक चीज होती है जो सबसे पहले पहुंच जाती है, वो क्या है? सूक्ष्म जीव। दोस्तों, मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है, और कवक तो मृदा के अंदर भरमार मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब होगा क्या? होगा ये कि जब जो कवक है जो मृदा के अंदर उपस्थित है, वो कवक एक काम से क्या करेगा कि वो जो कवक होगा वो कहीं ना कहीं जो आपकी मृदा है उस मृदा से जाके और जो भी आपके जीव हैं उस जीव को आसानी से अपघटित कर दे। यानी कि बहुत बड़ा अपघटक होता है डीकंपोजर। इस प्रकृति के ऊपर जितने भी चक्र पाए जाते हैं ना दोस्तों, ज्यादातर उन सभी चक्रों को लगभग पूरा यही करता है। आपने कभी सुना प्रकृति के अंदर नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत है? 78%। मगर वो जो नाइट्रोजन 78% है, उस नाइट्रोजन को वापस से यही रखने का कार्य करता है। यानी कि वापस से नाइट्रोजन को वातावरण में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा? यही, जिसे हम बोलते हैं कवक या फंजाई। बात सही है?
दोस्तों पितामह यानी कि फादर ऑफ फंजाई जिसे हम कहते हैं, उनका नाम क्या है? उसका नाम है मिशेली। सो हम बोलते हैं पितामह। सो पहले तो अध्ययन की बात कर लेते हैं। अध्ययन दोस्तों, फंजाई के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और दोस्तों जो इसके पितामह हैं, पितामह, वो पितामह का नाम है बटलर। ठीक है दोस्तों, कहाँ कहाँ आपको उपस्थित मिल सकता है? ये आपको मृदा में मिल सकता है, ये आपको जल में मिल सकता है, ये आपको कोई भी कार्बनिक पदार्थ पे मिल सकता है, कार्बनिक पदार्थ पे मिल सकता है। अगर ये उपस्थित होगा तो कैसी संरचना बनाएगा? जालिका रूपी संरचना बना देता है, जालिका रूपी संरचना। बात सही है? यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत है? कैसी भी होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया मैंने आपको, ये सब चीज बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये वाली बात तो कवक के बारे में आप सबको याद होनी चाहिए, ये वाला एक पॉइंट जो मैंने आपको कवक के बारे में बताया। ठीक है भाई, अब चले जरा थोड़ा सा और आगे। ठीक है दोस्तों, अब जरा हम अगर कवक की बात करें तो हम एक दो बातें कवक के बारे में और बोल सकते हैं। और वो चीजें क्या है दोस्तों? वो चीज ये है कि अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में आपके पास कवक उपस्थित है तो उसकी संरचना कैसी होगी? दोस्तों कवक एक जालिका रूपी जो संरचना होता है, उस जालिका रूपी संरचना का नाम होता है माइसीलियम। क्या होता है? माइसीलियम। तो जो जालिका रूपी संरचना है, इस जालिका रूपी संरचना का नाम क्या है? माइसीलियम। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आखिर ये जालिका रूपी संरचना है क्या? सर जरा ये तो बता दो सर, आखिर जालिका है क्या चीज? दोस्तों देखो जरा, जालिका की बात करें तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हो। यूकैरियोटिक है तो केंद्रक सुविकसित होगा, और कुछ ऐसी आप लोग इसकी संरचना बना सकते हैं। ठीक है, देखो कितना आसान है। बट डायग्राम में हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है, और वो एक चीज ये है कि कोशिश करिएगा जितना आप स्पष्ट बना पाए। दोस्तों यहाँ पे ये दिखा दीजिए जिसे हम बोलते हैं केंद्रक। तो ऐसे जो गोले गोले मैंने आपको बनाए हैं, ये क्या चीज है? ये है केंद्रक, लिख सकते हैं आप इसको। ये तो हो गया केंद्रक। केंद्रक के बाद दोस्तों अंदर की तरफ ये जो उपस्थित होगा, ये इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। और दोस्तों यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा है, ये एक पट के समान संरचना दिख रही है। इस पट के समान संरचना को हम बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम। दोस्तों सेप्टम का मतलब होता है जो सेपरेट करे, जो अलग करे चीजों को, उसे हम बोलते हैं सेप्टम। अब आप कहोगे सर आखिर ये सेप्टम क्या है? सर जरा थोड़ा सा समझाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा है आपके दोनों नासाछेद है, इनके बीच में ये दिख रहा है, ये क्या है? सेप्टम। ठीक है, आपका हृदय होता है 4 कपाटों में, तो जो कपाट उसको अलग करते हैं वो क्या है? सेप्टम। दोस्तों सेप्टम का मतलब होता है सेपरेट करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं। जैसे आपके एक कमरे और दूसरे कमरे के बीच में जो दीवार होती है, वो दीवार है क्या? वो दीवार दोस्तों और कुछ नहीं, वो दीवार ही है सेप्टम। बात सही है दोस्तों? अगर मैं इस पूरी संरचना की बात करूं तो मैं पूरी संरचना को बोलूंगा माइसीलियम। क्या बोलूंगा? माइसीलियम। और इसके अगर मैं किसी एक भाग के बारे में बात करूंगा, मान लो इसके बारे में, दोस्तों इसको मैं बोलूंगा हाइफा। क्या बोलूंगा? हाइफा। तो दोस्तों ऐसे आप मान लीजिए हाइफा, हाइफी और माइसीलियम, यानी कि जालिका रूपी जो संरचना आपको मिलेगी। जब कभी भी आप देखना, देखो अचार वगैरह के ऊपर कभी आपने गीली चम्मच डाल के थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो आपको ऐसी जालिका रूपी संरचना दिखेगी। पता है ये संरचना है क्या? ये संरचना कुछ इस प्रकार की संरचना है, जो संरचना आपको जनरली डबल रोटी पे दिख जाती है। कई बार होता है ना, ज्यादा गर्मी के अंदर जब हम चीजों को भारी रखा छोड़ देते हैं, फ्रिज के अंदर नहीं रखते, तो अब अगर हम उसको कम तापमान पे नहीं रखेंगे तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी। क्या? अगर हम उसको कम तापमान पे नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हो सकता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसके अंदर कवक लग जाए, फंजाई लग जाए, और ये जो फंजाई होगा, कवक होगा, ये उस चीज को खराब कर देता है। ठीक है, अब घटक तो है ही, पूरा का पूरा खराब कर देगा। कवक उसके ऊपर लगी रहेगी तो धीरे धीरे वो जो चीज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बचेगी नहीं वहां पे। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? कवक का।
यहाँ तक मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत, अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। एक्चुअली कवक ना एक बहुत अच्छा संबंध दिखाता है, जो है सहजीविता का संबंध। कौन सा संबंध है दोस्तों? ये संबंध है सहजीविता। दोस्तों सहजीविता को बोलते हैं सिम्बायोटिक। दोस्तों सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है पता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से लेना देना करते हैं। आप दुकान पे जाते हैं, उसको 10 रुपए देते हैं, वो बदले में आपको टॉफी दे देता है। तो ये एक रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक, यानी कि सहजीविता। जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि सहजीविता का संबंध। दोस्तों सहजीविता का संबंध एक विषमपोषी संबंध है। और सहजीविता के संबंध में एक बात होती है, जैसे क्या दोस्तों, आप लोग ये चीज याद रखिएगा, कई बार जो कवक होते हैं ये मिल जाते हैं शैवाल के साथ। किसके साथ मिल जाते हैं? शैवाल के साथ। और क्या बनाते हैं दोस्तों? ये बनाते हैं लाइकेन। तो कवक क्या बनाते हैं दोस्तों? थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बनाते बहुत अच्छे से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं लाइकेन। दोस्तों लाइकेन तो एक्चुअली इसमें जल को भानने की बहुत बड़ी ताकत होती है, यानी कि जल को बहुत अच्छे तरीके से भान सकता है लाइकेन। अगर हम लाइकेन की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से भानने का कार्य करता है जल को। कौन? लाइकेन। एक बात तो ये है दोस्तों। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग और याद रख सकते हैं, जो क्या है दोस्तों, जो है माइक्रोराइजा। क्या नाम है? माइक्रोराइजा। मैं ये लिख रहा हूँ नीचे, इसका नाम है माइक्रोराइजा। दोस्तों माइक्रोराइजा पादप की जो जड़ होती है, पादप की जड़ प्लस कवक, इनका सहजीविता का संबंध है। और एक्चुअली कई बार ये फास्फोरस का स्थिरीकरण करने का भी कार्य करते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोराइजा। गॉट दिस? अच्छे से मेरी बात क्लियर है? ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आखिर अगर कोशिका की मैं बात करता हूँ तो कोशिका के अंदर ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। कोशिका के अंदर जरूरी है, कवक के अंदर जरूरी है कि आखिर किस तरीके से आप कवक के अंदर सहजीविता का संबंध दिखाते हैं। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि जो कवक होता है वो नॉर्मली क्या होगा, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, जो कवक होगा वो जनरली अपघटक ही होता है, वो मृत के पदार्थों के ऊपर ही जीवित रहेगा। मगर कई बार वो सहजीविता का संबंधी दोस्तों दिखा देता है। तो सहजीविता का संबंधी कवक के द्वारा आसानी से दिखाया जा सकता है, ये बात भी आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, मेरी बात यहाँ तक कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन है दोस्तों कवक का। याद रखिएगा, हमने जो बात की थी वो थी 6 जगत प्रणाली में, तो हमने मोनेरा को पूरा पढ़ लिया था। अब मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने प्रोटेस्टर से पहले कवक उठा लिया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कवक के अंदर, क्योंकि कवक थोड़ा लेंथी भी है सॉरी, तो कवक थोड़ा लेंथी है, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का फुल्का सा, मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन है ना, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, यहाँ तक नोट करेगा, फिर आगे चलते हैं। स्वागत करता हूँ वापस से अर्षित सर के साथ इसी और लेक्चर के एक पार्ट में। दोस्तों मैंने आपसे बहुत सारी चीज अभी तक तो डिस्कस कर ली है, और मेरे हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी दोस्त मुझे समझते हैं, उन सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे से ये वाली बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आखिर हम किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें कवक के बारे में बता चुका हूँ, और अभी के लेक्चर में मैंने शुरुआत ही आपसे कवक के बारे में की थी। मैंने आपसे ये वाली बात बोली कि जो कवक होता है ये देखा जाए तो बिल्कुल ही अलग प्रजाति है, एक ऐसी चीज जो परजीविता दिखाती है। दोस्तों मैं अगर आपसे ये कहूँ कि परजीविता क्यों दिखाती है, तो आपको इसमें कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे बस एक ही बात बोलोगे, हर्षित सर पता है ये परजीविता क्यों दिखाती है? सर क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। सर ये प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी नहीं हो सकती। सर तो ये स्वयंपोषी में नहीं हो सकती। और सर अगर ये स्वयंपोषी नहीं है सर, तो ये कोई ना कोई सा तो पोषण रखेगी। तो सर जो कोई ना कोई सा पोषण है सर आखिर वही तो है परपोषी। और सर परपोषी में सर ये 2-3 तरीके की प्रोसेस कर सकती है। सर एक परजीवी भी हो सकती है, मृतजीवी भी हो सकती है, सहजीवी भी हो सकती है। सर परजीवी पता कैसे हो सकती है? सर ये जीवित के ऊपर रह सकती है। सर कभी भी कुछ भी अगर मान लो घाव हो जाता है तो उसके ऊपर कई बार फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। सर बहुत सारे त्वचा संबंधित रोग हैं जो सर फंगस की वजह से होते हैं। तो सर ये परजीविता ही तो है सर।
मृतोपजीवी कैसे हो सकते हैं बताया आपको लास्ट लेक्चर में। और दोस्तों सहजीवी कैसे हो सकते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया माइक्रोलाइजा का और लाइकेन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण के साथ। और दोस्तों जब हम इस प्रोसेस में थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो देखो चीजें तो हमको और भी मिलती जाएंगी, ये बात तो आपको ही पता है। क्योंकि जब हम कभी भी किसी चीज को खोद खोद के कुछ भी देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया मिलने की चांसेस तो बनते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमको कुछ नया मिलने वाला है। और पता है जो हमको चीज नहीं मिलने वाली है वो नई चीज क्या है यहाँ पे दोस्तों, वो नई चीज एक ही है। और वो नई चीज क्या है दोस्तों, वो नई चीज है यहाँ पे कि आखिर कवक के अंदर जन्म। दोस्तों पुरानी क्लास से मैं एक बात आपको बताता हुआ आ रहा हूं हमेशा, जन्म का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। किसी चीज का जब वापस से उत्पादन होता है तो उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दोस्तों हर किसी इंसान में होगा, हर किसी जानवर में, इस पृथ्वी पर जो भी जीव है उस जीव के पास एक चीज उपस्थित होगी जिसका नाम होता है रिप्रोडक्शन। जो भी जीव है सजीव होना चाहिए, बस वो सजीव है तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की ताकत होगी। जनन का मतलब होता है अपने समान संरचना का डेवलपमेंट करना, इसे ही हम बोलते हैं जनन। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, मजाक में हम कुछ और बोल देते हैं मगर होता तो भैया वो इंसान ही है, ठीक है। तो दोस्तों सेम कंडीशन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं जनन। यहाँ पर अगर मैं जनन की बात करूँ तो कवक यूकैरियोटिक कोशिका होने के बाद और कई बार बहुकोशिकीय शाखित संरचना होने के बाद भी एक प्रकार का दोस्तों जन्म दिखाता है। 3 प्रकार के जन्म दिखाता है, मतलब 3 प्रकार के जन्म की बात करेंगे। जैसे पहले प्रकार का जन्म जो होता है दोस्तों वो होता है कायिक जन्म। कौन सा जन्म होता है? कायिक जन्म। दोस्तों कायिक जन्म को इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दोस्तों आइए जरा कायिक जनन की तरफ कुछ और मजेदार चीज देखते हैं। दोस्तों कायिक जनन के अंदर जो सबसे पहला उदाहरण हमारे सामने आता है वो क्या चीज है दोस्तों, वो है विखंडन। मैं ए डाल रहा हूं, इसे हम बोलते हैं विखंडन। दोस्तों विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन। दोस्तों फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज का कोई भी एक टुकड़ा बन जाए तो उसे हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। अब आपको कहोगे सर ये कैसी चीज है, सर जरा समझा दो। देखो ना कितना आसान है। दोस्तों हम लोगों ने कवक का डायग्राम बनाया था, याद है आपको? मैंने आपको ऐसा डायग्राम बनाया था कवक का, ऐसा सबको याद होगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस डायग्राम में तो, ठीक है। ये केंद्रक है, अंदर कोशिका द्रव्य है, ये सेप्टम है, ठीक है। तो एक कवक का डायग्राम देखो मैंने बना दिया आपके सामने दोबारा से। कितना आसान है, बना सकते हो ना आप भी। ये लो, ठीक है, ऐसे बन गया। ये दोस्तों केंद्रक है। दोस्तों फ्रेगमेंटेशन का मतलब है जब कोई भी एक भाग अलग होकर नए भाग का निर्माण कर दे, ये है फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब जो छिपकली होती है उसकी पूंछ के अंदर ये चीज नहीं है, क्योंकि छिपकली की पूंछ के अंदर केवल पुनर्भवन की ताकत है, बस नया जीव नहीं बन सकता उससे। ये नहीं पूंछ टूटी नई छिपकली बन गई, नहीं ना। तो होगा क्या दोस्तों, यहां से मान लो ये वाला भाग अगर अलग हटता है तो दोस्तों ये भाग मान लो मैंने इसमें ये बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों एक नए कवक का निर्माण कर सकता है। देखिएगा जरा, एक नए कवक का आप लोगों को निर्माण हो सकता है इसी एक चीज से। यानी कि अगर ये भाग यहां से अलग हो गया तो इससे एक नए भाग का क्या हो सकता है? निर्माण। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। दोस्तों कायिक जनन पादप के अंदर ही पाया जाता है और यहाँ पे कवक के अंदर भी आपको इस प्रकार का कायिक जनन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के जनन को हम क्या बोलते हैं? कायिक जनन। बात समझ में आ गई? दोस्तों कायिक जनन के अंदर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं जनन नहीं करवा रहा हूँ, कोई नर नहीं कोई मादा नहीं। यहाँ पे जीव के अंदर ही ताकत है कि वो अपने से एक नया जीव का निर्माण कर रहा है, इसलिए मैंने इस चीज को कायिक जनन बोल दिया। सीधी सी बात है भैया, कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, अगला मैं कायिक जनन के बाद एक और बात कर सकता हूँ, जिसे हम बोलते हैं कलिका। बी यहाँ कर लेते हैं बी पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं कलिका द्वारा। दोस्तों इसे हम बोलते हैं बडिंग। मुकुलन ही हो सकता दोस्तों, ये क्या हो सकता है? मुकुलन। दोस्तों ये आपको जिस जगह पे मिलेगा ना उसका नाम है कवक और उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ईस्ट। तो इसका उदाहरण याद रखिएगा। उदाहरण क्या है? ईस्ट। और दोस्तों ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी।
सर्वियसी सर्वाइसी कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कोई पंगा नहीं आएगा। और पता है क्या है दोस्तों, यही तो है किण्वक ईस्ट या बेकर ईस्ट, इसे तो आप बोलते हो किण्वक ईस्ट, किण्वक ईस्ट या बोलते हो बेकर ईस्ट। दोस्तों एक अभिक्रिया मैंने यहाँ पे लिखी है, प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये अभिक्रिया आप लोग अपनी कॉपी के टॉप पे लिखेंगे। एक अभिक्रिया जिसका नाम है किण्वक। किण्वक एक टर्म दोस्तों होता है जिसका नाम होता है किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, किण्वन क्या होता है? सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति में जब कच्चा माल उत्पाद में बदल जाए। याद रखिएगा क्या बात बोली मैंने बोला सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीव तो क्या होगा दोस्तों? प्रेजेंट लिख सकता हूं ना मैं, और वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु क्या होगी? एब्सेंट। तो आप लोग ये चीज कह सकते हो कि सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति में जब कच्चा माल उत्पाद में बदले, किसे बदले? इन दोनों की कंडीशन में जब आपके पास जो कच्चा माल है दोस्तों, कौन सा माल है? जब आपके पास कोई कच्चा माल है, वो कच्चा माल किस में बदले? उत्पाद में बदले, उत्पाद में बदले। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, इसी चीज को हम बोलते हैं किण्वन। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा किण्वन के बहुत सारे प्रोसेस, तो मेरे हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब जानते होंगे। पर किण्वन ये वही तो चीज दोस्तों, ये किण्वन वही तो चीज है जिसके द्वारा आप लोग बियर वगैरह का निर्माण करते हैं। बियर तो जानते हो ना भैया, शराब के दुकानें होती है वहां पे बियर मिलती है, तो जो बियर होती है वो किण्वन का ही प्रोसेस के द्वारा बनती है। सूक्ष्म जीव लिए जाते हैं, चीजों को सड़ा दिया जाता है और उसके बाद जो सड़ी हुई चीज जो मिलती है हमें, वही तो है जिसे हम बोलते हैं क्या? किण्वन। और जो किण्वन करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? किण्वक। बात सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों अब याद रखिएगा, ईस्ट ये किण्वन का कार्य करता है। बेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे ब्रेड वगैरह बनाने की भी, उसमें भी जो चीज उपस्थित होती है वो भी किण्वन कार्य की होती है, यानी कि ईस्ट का काम तो यही होगा। ठीक है, अब ईस्ट काम कैसे करेगी मुकुलन के अंदर, जरा वो देखते हैं। दोस्तों मुकुलन के अंदर ईस्ट में ये काम होगा कि जो आपने मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने एक कोशिका बना दी ऐसे, और ये इसका केंद्रक है, दिख रहा है। अब कोशिका के ऊपर की तरफ दोस्तों एक कलिका बन जाएगी, ऐसे एक कलिका का निर्माण कर लो, ये देखो ये केंद्रक। अब दोस्तों क्या होगा, जो केंद्रक आपने लिख रखा है ये केंद्रक अब दो भागों में विभक्त हो जाएगा। देखो डायग्राम देखते रहिएगा और बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। ये केंद्रक ऐसे करके दो भागों में विभक्त हो रहा है और फाइनली दोस्तों ये जो मुकुल है ये अलग हो जाएगा और आपके पास ये दो कोशिका बन जाएगी। ये तो दोस्तों इस संरचना को हम बोलते हैं मुकुल या हम बोल सकते हैं कलिका। और जो बीच में मैंने आपको बता रखा है ये क्या चीज है? ये है केंद्रक। ठीक है भाई, यहां तक के 3 पॉइंट में किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत है क्या? नहीं होगी भाई, मैं बिल्कुल मेरी बात का विश्वास करिएगा, कोई भी पॉइंट में दिक्कत होगी ही नहीं। बस इतनी सी चीज याद रखना कि हम लोग पढ़ रहे हैं जनन, और पहला जनन का जो हम प्रकार पढ़ रहे हैं वो है कायिक जनन। उसमें 3 चीज हो गई, 2 चीज हो गई, विखंडन हो गया और मुकुलन या फिर कलिका हो गई। एक तीसरी चीज और है दोस्तों, एक तीसरी चीज और, जिस तीसरी चीज का नाम क्या है? उसका नाम है विभाजन। ठीक है, क्या है दोस्तों उसका नाम? विभाजन या फिर फिजन। तो मैं तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, थर्ड। ठीक है, थर्ड लिख देता हूँ मैं विभाजन। या इसे हम क्या बोलते हैं? फिजन। दोस्तों एक तो हो गया विभाजन, एक हो गया विखंडन और एक हो गई कलिका निर्माण। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। 3 चीज तो हो गई, ए बी और ये क्या हो गया भैया? ये हो गया सी। ठीक है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है ना? बहुत ही आसानी से चीजें ऐसी चल रही है तुरंत खा की तरह, मजे ही मजे में कैसे हो जाएगा कोर्स हमें पता ही नहीं लगेगा। और देखो जरा भाई यहाँ पे कैसे होगा दोस्तों, ये मान लो एक कोशिका है, इस एक कोशिका में उपस्थित है केंद्र। अब क्या होगा, जो कोशिका है वो कोशिका ऐसे करके
ऐसे करके दो भागों में दोस्तों होने लगेगी विघटन, और जो केंद्रक होगा ये इन दो भागों में चले जाएगा। फाइनली आपके पास एक कोशिका से कितनी कोशिका बन जाएगी? दो। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी कोशिका बाद में बन रही है उन कोशिकाओं को आप बोलेंगे संतति कोशिका। तो ये कोशिका कौन सी कोशिका है? संतति कोशिका। ये कोशिका कौन सी कोशिका है? मात्र कोशिका। तो इसे आप बोलेंगे मात्र कोशिका, और इन्हें आप बोलेंगे संतति कोशिका। मात्र कोशिका, संतति कोशिका, मात्र कोशिका, संतति कोशिका। संतति का मतलब होता है दोस्तों पुत्री। पुत्री का मतलब जो बाद में बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका। तो आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि हम लोग किस तरीके से कोशिका में देखते हैं कि आखिर कोशिका में कितनी प्रकार की, मतलब कवक में कितने प्रकार के जनन हो सकते हैं। और दोस्तों पहला जनन का प्रकार अभी तक हमने पढ़ा है, जिसका नाम क्या है? कायिक जनन। तो कायिक जनन के 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। पहला विखंडन, दूसरा तलिका निर्माण, और तीसरा विभाजन। तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डायग्राम केवल आपके लिए बनाए हैं, तो डायग्राम को ड्रॉ जरूर करिएगा। कोई आलस नहीं, कोई संकोच नहीं, निसंकोच बना लो, बस बढ़िया बढ़िया। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे, फिर फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। 2 चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली यहाँ पे। अब हमारे सामने एक और टॉपिक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक। दोस्तों जो तीसरा टॉपिक है वो यहाँ पे इन दोनों टॉपिकों से बहुत ही मिला जुला है। तो हम लोगों ने अभी तक कवक के बारे में बात की, और हमने बात की कि आखिर कवक के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। बहुत ही अच्छे से हम ये दोनों चीजें देख चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जरा थोड़ा सा टॉपिक में और आगे चलेंगे तो हमको एक और चीज मिलेगी जो कवक के लिए बहुत ही विशिष्ट है। दोस्तों आखिर वो चीज क्या है? दोस्तों वो चीज ये है कि अगर आप कभी भी कवक के बारे में पढ़ना चाहते हो या कवक के बारे में कभी भी देखते हो, तो आप लोग एक और प्रकार का जनन बोलते हो दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। दोस्तों एक प्रकार का जनन हम पढ़ चुके जिसे हम बोलते हैं कायिक जनन। दूसरे प्रकार का जनन अभी हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अलैंगिक जनन। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का जनन है वो कौन सा है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक। दोस्तों अलैंगिक जनन को आप बोलते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो आप या तो इसको अलैंगिक जनन बोल दीजिए या आप इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और ये अलैंगिक जनन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अलैंगिक जनन अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से होगा। कौन कौन से 2 प्रकार हो गए दोस्तों? एक होगा स्पोरेंजिया के द्वारा और एक होगा कॉनिडिया के द्वारा। तो अलैंगिक जनन दोस्तों होगा 2 प्रकार का। एक आपको जो प्रकार बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं स्पोरेंजिया द्वारा। स्पोरेंजिया द्वारा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं स्पोरेंजिया, पूरा दे देते हैं बाय स्पोरेंजिया। ठीक है, और दोस्तों दूसरा होता है कॉनिडिया के द्वारा। दूसरा अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कॉनिडिया द्वारा। कॉनिडिया द्वारा इंग्लिश में इसे लिख देते हैं CONIDIA, और आगे देखो लिखना है बाय कॉनिडिया। ठीक है भैया, तो एक तो हो गया स्पोरेंजिया द्वारा, एक होता है कॉनिडिया द्वारा। ये 2 प्रकार के टाइप होते हैं किसके? अलैंगिक जनन के। दोस्तों स्पोरेंजिया जब हम बताते हैं तो इस प्रकार की संरचना में हम 2 प्रकार के स्पोर बताते हैं, बीजाणु। और ये 2 प्रकार के स्पोर कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक होगा जू स्पोर, एक होगा जू स्पोर या चल बीजाणु, चल बीजाणु या बोलते हो जू स्पोर। और दोस्तों एक होता है अचल बीजाणु। क्या होता है? यहां पर लिख देता हूं अचल, अचल बीजाणु। दोस्तों इसे आप बोलते हैं एप्लेनोस्पोर। याद रखिएगा बीजाणु 2 प्रकार के होंगे, या तो चल होंगे या अचल होंगे। अब आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है चल क्या होंगे। तो चल वो होंगे जिनमें चलने के लिए क्या उपस्थित होगा? कशाभिका उपस्थित होगी, कशाभिका उपस्थित है। और जो नहीं चल पाएंगे उसके अंदर कशाभिका क्या है? अनुपस्थित।
मैं एब्सेंट लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा शॉर्ट ट्रिक। तो थोड़ा बहुत शॉर्ट लिख लिया कीजिए, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं पूरा ही शॉर्ट लिख रहे हो भैया, खुद को नहीं समझ में आ रहा कि कितना शॉर्ट लिख रखा है, तो इतना लिखो जो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों बीजाणु अगर चल है तो उसके अंदर फ्लैजिला उपस्थित होगा, फ्लैजिला ये, ठीक है, जो इसको गति करवाने का कार्य करेगा, जैसे जो हमने जीवाणु के अंदर भी पढ़ा था। और वहीं पे ही अगर मैं बात करूं अचल बीजाणु की, तो इसके अंदर फ्लैजिला जो होगा वो क्या होगा, अनुपस्थित। अब आगे हम बात करते हैं स्पोरेंजिया क्या होता है। दोस्तों स्पोरेंजिया की कुछ संरचना ना कुछ इस प्रकार की होती है, देखो ऐसे, ऊपर एक पैकेट सा होता है और इस पैकेट के अंदर उपस्थित होते हैं स्पोर, ऐसे। दोस्तों इस चीज को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, हिंदी में लिख देता हूं चलो, स्पोरेंजियोस्पोर। इसे हम लोग लिख देते हैं स्पोरेंजियोफोर, और इस संरचना को हम लिख देते हैं स्पोरेंजिया। मेरे हिसाब से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अंदर जो स्पोर है, जो बीजाणु है, उसे मैंने बोल दिया स्पोरेंजियोस्पोर। नीचे की तरफ जो आधार है उसे मैं बोलता हूं स्पोरेंजियोफोर, और अंदर जो प्रेजेंट है, मतलब जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, वो है स्पोरेंजिया, बैग के समान संरचना, ठीक है। अब मान लो कभी भी आपका हाथ लग गया इस पे, कोई एनिमल से टकरा गई है, हवा तेज चल रही है, कुछ भी हो गया, तो होगा क्या? तो दोस्तों होगा ये कि ये वाली चीज यहाँ फट जाएगी, फट गई, और अंदर जो जितने भी जीवाणु बीजाणु जो भी हैं वो यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, ये निकल गए। और इससे मेरे प्यारे साथियों एक नए कवक का क्या हो जाएगा, निर्माण, यानी कि आप एक नया कवक यहाँ पे छोटा सा कवक बना सकते हो। इसे आप लिख सकते हो मुक्त बीजाणु, इससे आप लिख सकते हो नई संतति का निर्माण। यानी कि हर एक बीजाणु के पास ताकत है कि वो बीजाणु एक नए जीव का निर्माण कर दे। पहली चीज, हर एक बीजाणु के पास ताकत है कि वो बीजाणु आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा काम कर दे। ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कोई पंगे वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये वाली एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर मान लो ये जो बीजाणु है ये मुक्त है, तो अगर बीजाणु मुक्त है उसका मतलब मान लो मैंने बीजाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से बनाई है आपको, मान लो ऐसे, और इस प्रकार से मैंने बीजाणु बना दिए। लगभग दोस्तों 8 से 12 बीजाणु उपस्थित हो सकते हैं ऐसे, मगर अब इसके अंदर कोई भी स्पोरेंजिया, कोई भी कवर नहीं है, तो इससे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे तो हम बोलते हैं कॉनिडिया। और जिसके ऊपर कॉनिडिया खड़ा होगा उस संरचना को क्या बोलेंगे, जैसे उसको बोला था कॉनिडियोफोर। याद रखिएगा स्पोरेंजिया का निर्माण एंडोजिनसली यानी कि अंदर होता है, जबकि जो कॉनिडिया होता है ये एक्सोजिनसली यानी कि बाहर निर्माण करती है। अब हुआ क्या, हुई हवा चल गई, भाई सब निकल लिए यहाँ से, निकलने के बाद ये मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद यहाँ पे इन्होंने एक नए कवक का, छोटे से प्यारे से कवक का क्या कर लिया, निर्माण। मुक्त कॉनिडिया लिख दो यहाँ पे, दिक्कत नहीं होती। और ये नई संतति। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। तो दोस्तों ये दूसरे प्रकार का जन्म होता है। जिस प्रकार के जन्म को हमने 2 भागों में बांट दिया, जिसमें जो पहला भाग था वो था स्पोरेंजिया, और जो दूसरा भाग था वो कौन सा था, वो था कॉनिडिया। कितना आसान है देखो, अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के जनन हो गए और हमें पता भी नहीं लगा। हमने पहले प्रकार के जन्म में और दूसरे प्रकार के जन्म, दोनों जन्म को बहुत ही अच्छे से समझ लिया।
हमने देखा कि कायिक जनन के अंदर विखंडन, विभाजन और मुकुलन या कलिका निर्माण तीनों होते हैं, अच्छे से देख लिया। जिसमें दोस्तों याद रखना मुकुलन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाइड्रा के अंदर भी पाया जाता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। पता है क्या होता है, कई बार हम जब चीज़ें जो होती है ना वो हम पढ़ भी लेते हैं मगर हमारे दिमाग से स्लिप हो जाती है। हमें लगता है अबे यार पढ़े तो थे यार कभी, मगर कब पढ़े थे? तो पढ़े आप तभी थे जब आप लोगों ने लास्ट क्लासेज में ये सब के सब टॉपिक देखे थे। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपने ये वाले टॉपिक नहीं देखे, आपने एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से और घनिष्ठता से देखा है, मज़ेदार तरीके से देखे हो आप। ये सब हवा में और हल्के में मत लेना, बात सही है। तो अभी तक जो मैंने आपको सारी कहानी बताई है वो सारी कहानी मेरे जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं आप सब के सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। दोस्तों मैं उस चीज़ के बारे में आपको बात कर रहा हूँ जो प्रकृति के ऊपर चक्रों का संतुलन बनाए रखता है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो प्रकृति के अंदर आपको सब जगह मिल जाएगा। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर मृदा में उपस्थिति ज़्यादा होती है। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके के अध्ययन को हम माइकोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो सच में किसी भी चीज़ को अपघटन करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आखिर अभी तक हम लोग दो प्रकार के जनन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। मेरे किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत, कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारे पास दो टॉपिक थे जिसमें एक था कायिक, एक था अलैंगिक। तो मैं लास्ट डिस्कस करूंगा तो तीनों चीज़ों को एक बार आपके सामने रिकॉल भी करूंगा। टेंशन फ्री रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तक बट नोट कर लीजिएगा बहुत ही आसानी से, तरीके से और सुंदर सुंदर। देखो मैं ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ मगर जैसा जैसा मैं लिखता हूँ ना एज इट इज बना लिया करो, मेरी बात सुना करो। जो मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको आपको नोट करना है, ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। धर्म है आपका, धर्म तो मानना पड़ेगा भैया, जो भी आपका है मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 100% लॉक कर दिया जाए। ओके चलो यहाँ तक नोट करोगे, फिर अपन चलेंगे लैंगिक जनन पे। बहुत ही जरूरी चीज़ है, तीसरी बहुत जरूरी है। आज का तो मतलब टॉपिक बहुत ही कतल होने वाला है, मजेदार। दोस्तों बढ़िया, चलिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक जो टॉपिक डिस्कस किया वो था कवक के अंदर आखिर किस प्रकार से अलैंगिक जनन होता है और आखिर किस प्रकार से कायिक जनन होता है। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से ये बात समझ चुके हो कि अलैंगिक जनन और कायिक जनन में आखिर फ़र्क क्या है। गॉट दिस? अब दोस्तों जब हम इस टॉपिक में थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक जनन ऐसा जिसके बारे में हम लोग बहुत ही शुरू से पढ़ रहे हैं और दोस्तों उसका नाम है लैंगिक जनन। वैसे मेरे हिसाब से जितने भी दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं वो सब के सब जानते हैं कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है। सो दोस्तों अब हम जिस प्रकार के जनन की बात करेंगे उसका नाम क्या है? लैंगिक जनन। दोस्तों लैंगिक जनन को हिंदी में तो लैंगिक जनन बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आखिर ये पूरी चीज़ है क्या, जरा पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग ये वाली बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी भी परिस्थिति में मतलब अगर मान लीजिए कोई भी परिस्थिति ऐसी है जो बहुत ही फेवरेबल है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर देखा जाए तो एक प्रोसेस देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं जनन। और जनन दोस्तों देखा जाए तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवित जीव हैं उन सभी के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी अलैंगिक जनन की, यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कायिक जनन की। उसमें देखा जाए तो एक ही जनक हो सकता है, यानी कि अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है, एक को नर एक को मादा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल या तो कोई नर होगा या तो कोई मादा होगी। यहाँ पे दोस्तों दोनों चाहिए, आपको नर भी चाहिए और मादा भी चाहिए, बात सही है। अब दोस्तों हम करते कैसे हैं? हम करते ऐसे हैं कि एक तो मान लीजिए आपके पास है नर और दूसरा क्या होगा? मादा। दोस्तों पता है मतलब चाहे कवक हो मगर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा जैसा कि आप लोग आप में और मुझ में देखते हैं। आप क्या चीज़ मानते हैं? आप यही तो मानते हैं कि हम लोगों के अंदर भी जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक नर और एक मादा होते हैं और दोनों के अंदर दोस्तों युग्मक होते हैं। युग्मक वो होते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। तो दोस्तों नर के द्वारा तो आपको मिलता है नर युग्मक और मादा के द्वारा क्या मिलता है? मादा युग्मक। दोस्तों जैसे कि देखो एक मतलब छोटी सी परिस्थिति है, जैसे आप लोगों में होता है ना ऐसा ही होगा कुछ कुछ, ठीक है। अब नर युग्मक जो होता है वो हमारे अंदर शुक्राणु, मादा में अंडाणु इस तरीके की होती है और दोनों जब नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। तो दोस्तों नर और मादा युग्मक मिलने के बाद जो चीज़ बनती है उसे हम क्या बोलते हैं?
युग्मनज बोलते हैं। बताइए ये बात ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, मैं आपको पहले वाले लेक्चर में भी मतलब चैप्टर में बता चुका हूँ, एक विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, आपकी जो जनन कोशिकाएं होंगी उनके अंदर जिस प्रकार का विभाजन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। देखो पता है क्या होता है, बायोलॉजी में हम लोग ये चीज़ कहते हैं कि सारे चैप्टर एक दूसरे से अलग है, मगर मैं आपसे विश्वास करिएगा तो ये बोलूँगा कि सारे चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप जोड़ सकते हो, तो आपको पहचानना समझना आसान हो जाएगा। मैंने बायोलॉजी की शुरुआत में आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था और आपको बताया था कि आखिर एक कोशिका से आप दो कोशिका किस तरीके से बनाओगे। तो बनाने का दोस्तों तरीका है बस, ये और कुछ नहीं। तो बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। दोस्तों नर और मादा युग्मक में दोनों निर्माण के लिए आप अर्धसूत्री विभाजन कहोगे तो नर युग्मक आपको मिल जाएगा और मादा युग्मक आपको मिल जाएगा, और इन दोनों के फ्यूजन से आपको मिल जाएगा एक जायगोट यानी कि युग्मनज। दोस्तों याद रखिएगा, नर और मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब आप कहोगे सर कैसे होता है सर, ये जरा थोड़ा सा समझा दीजिए ना। अरे बड़े आसान है भैया, आप लोग ऑलरेडी जानते हो इस चीज़ को। पता है कैसे? आप लोगों ने जनरली एक चीज़ देखी है कि आपके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? आवाज़ नहीं आई मेरे तक, थोड़ा सा तेज़ बोलो ना, चिल्ला के घर वाले भी कहे ओहो आज तो हर्षित सर की क्लास होगी, हमारे बच्चे की आवाज़ बढ़ जाती है। दोस्तों नर और मादा आपके अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे 46। बस सही है। जब एक नर और एक मादा की शादी होती है, मैरिज, तो नर में से उसका कोशिका जाती है, मादा से उसकी कोशिका जाती है और एक नई कोशिका का निर्माण होता है। अब दोस्तों आपके युग्मक वाली कोशिका में 46 गुणसूत्र तो नहीं होंगे, क्योंकि आगे वाली में 46 आपसे गए, 46 मादा से आए, 92 गुणसूत्र हो जाएंगे भाई। एक गुणसूत्र भी एक्स्ट्रा मत करने का, आदमी कुछ अलग ही बन जाएगा। तो इसलिए गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या रखनी है? बराबर, एग्जैक्ट रखनी है। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर दोगे? अर्धसूत्री। आपके 46 के रह गए 23, मादा में 46 के रह जाएंगे 23, 23 मादा से 23 नर से जब मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? 46। एक नई चीज़ का निर्माण हो गया। यही तो बात है, कोई दिक्कत किसी को? 100% नहीं है, बिल्कुल सही। अब दोस्तों लैंगिक जनन जो इसमें होता है ना, वो लैंगिक जनन कैसे होता है जरा वो चीज़ देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक एन मान लो नर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एन मान लो मादा मान लो, ठीक है। नर और मादा ये दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? पास पास ऐसे। और दोस्तों नर और मादा जब दोनों पास पास आएंगे तो इनकी कोशिका की जो झिल्ली है जुड़ जाएगी। इस चीज़ को हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जुड़ना। अब क्या होगा दोस्तों, एन और एन मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा एक एन और एक एन। अभी तो ऐसे ही मानो ना, क्यों कंफ्यूज होते हो? सही है, यही स्थिति है कि दोनों कोशिका पास पास आ गई तो इनकी दोनों की जो झिल्ली है वो भी ऐसे हो गई, फ्यूज हो गई, जिसे हमने बोल दिया प्लाज्मोगेमी। अब कितने केंद्रक है दोस्तों बताओ? 2। अब जो केंद्रक होते हैं उसे हम बायोलॉजी में एक वर्ड बोलते हैं कैरियन। अब 2 केंद्रक है तो जैसे इससे क्या हम डाइकैरियन बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डाइकैरियन। डाई का मतलब कितने केंद्रक हो गए? यहाँ पे 2 केंद्रक। अब क्या होगा दोस्तों, अब आप केंद्रक को भी आपस में संलेख करवा दोगे, फ्यूज। इसका मतलब आगे जो स्थिति आएगी वो स्थिति कैसे आएगी? ये जो n है और n है मिलके क्या बना देगा? ये बना देगा 2n। बात सही है। इसका मतलब दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये वाली चीज बोल सकते हो कि इस चीज को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब प्लाज्मा झिल्ली का जुड़ना, कैरियोगेमी का मतलब केंद्रक झिल्ली का जुड़ना। जब केंद्रक झिल्ली जुड़ जाएगी और ये 2n हो गया तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? सिन कैरियन। सिन कैरियन बोल सकते हैं दोस्तों। सिन कैरियन का मतलब होता है जब दोनों के केंद्रक और कोशिका द्रव्य पूरी तरह से अच्छी तरह घुल चुके हैं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, अब आप एक काम करवा दीजिए। अब क्या करवाइए? अब इसमें करवा दीजिए अर्धसूत्री विभाजन। अब कैसे होता है? जब आप इसमें अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे तो अब याद रखना आप एक चीज़, अगर कोई भी कोशिका है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन 2 चीज़ में होता है। पहला होता है अर्धसूत्री प्रथम, जिससे 2n से बन जाती है nn, और उसके बाद होता है अर्धसूत्री द्वितीय, और अर्धसूत्री द्वितीय में n से बन जाती है n n n और n। ये आपको याद रखना है। यानी कि एक पूरे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपको 4 कोशिका मिलती है। 2 मिलती है अर्धसूत्री प्रथम से, 2 मिलती है अर्धसूत्री द्वितीय से।
अगर यहाँ पे 46 गुणसूत्र है तो 23 रह गए, फिर 23 में समसूत्री भाजन के समान सब में 23 रह जाएंगे, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ करवा दोगे अर्धसूत्री प्रथम, अर्धसूत्री क्या करवा दोगे प्रथम। जब आप अर्धसूत्री प्रथम करवाओगे तो 2n से क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी दोस्तों nn बन गई। अब इसके बाद आप इसमें करवा दो अर्धसूत्री द्वितीय, जब अर्धसूत्री द्वितीय करवाओगे तो nn से क्या बन जाएगी, n n n और n बन गई 4 कोशिका। वैसे ही अब इन्हीं कोशिकाओं को आप वापस से ऐसे प्रोसेस में यूज में ले सकते हो। कितना आसान है ना। अब यहाँ पे बस एक चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है वो बस इतनी सी चीज़ है, प्लाज्मोगेमी। बहुत ही आसान है, ऐसे 2 कोशिका आएगी, ये पास आ गई प्लाज्मोगेमी। अब 2 केंद्रक आ गए बीच में तो डाइकैरियन, केंद्रक को जोड़ दो तो कैरियोगेमी। जब केंद्रक पूरी तरह से जुड़ जाएंगे तो इसे बोलेंगे सिनकैरियन। उसके बाद उसका करवा दो अर्धसूत्री विभाजन। कितना आसान है भैया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। फिर मतलब आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा होगा किसमें, दूसरे और प्रकार में ना, मगर यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा ही स्मूथ चल रहा है, बहुत ही स्मूथ चलने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी भी क्यों, आसान है। तो मेरे हिसाब से जितने भी मेरे दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं उन सभी दोस्तों को बहुत ही अच्छे से ये वाली बात क्लियर होगी। सही है, 101% मेरी बात क्लियर है, 101%। गॉट दिस, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप किस तरीके से अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक की जो पूरी कहानी है, उस पूरी कहानी में किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो आज के मेरे प्यारे साथियों, पूरे लेक्चर में हमने कवक के बारे में बात की कि आखिर कवक क्या होता है। हमने बात की जो कवक होता है उस कवक की स्थितियाँ क्या क्या होती है, मतलब कितने प्रकार से कवक जनन कर सकता है। पहले मैंने आपको बताया कायिक, फिर बताया अलैंगिक, फिर बताया लैंगिक। तो ये तीनों प्रकार के जनन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। जब आप ये तीनों जनन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंगिक जनन से क्या फ़ायदा है। विभिन्नता आ रही है, मिक्सिंग हो रही है, ये मिक्स हो गए तो विभिन्नता आएगी। याद रखना, आप लोग अपने मम्मी पापा से कुछ अलग हो। खैर उसका रीज़न तो एक और भी है जो आपने पढ़ा हुआ है, जीन विनिमय, याद है, बिल्कुल सही। मगर जीन विनिमय को अभी छोड़ो, अगर आपको याद नहीं है, मगर ए और बी को मिलाओगे तो ए भी बनेगा, कुछ नया बनेगा। और यही तो नया बनाते हो किससे, लैंगिक जनन के द्वारा। तो दोस्तों 3 प्रकार के जनन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ये वाला जो जनन है, ये कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। मेरे हिसाब से जितने भी मेरे साथी मुझे सुन रहे हैं, जितने भी, इन सबको बहुत ही अच्छे से मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा होगा कि आखिर कवक के अंदर 3 प्रकार के जनन कैसे होते हैं। तो इंतज़ार करिएगा, सीट की पेटी खोल सकते हो कल वापस से 4 अलग चीज़ों को लेके कि कवक के आखिर प्रकार कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, सबको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तैयार हो ना, बिल्कुल सही है। यही स्पिरिट चाहिए, बस पढ़ते रहने का, नोट्स बनाते रहने का, पढ़ते रहने का, चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करते रहने का कि कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ से रहे तो क्या गम है। गॉट दिस, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।